नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक में मतगणना की तैयारी की, राहुल को सजा सुनाने वाले जज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की, बात करेंगे अडानी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, साथ ही जानेंगे मन की बात कार्यक्रम पर कैसे घिरे पीएम मोदी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी ब्रिजभूषण पर दिल्ली पुलिस के एक्शन की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की एएसआई को कार्बन डेंटिंग करने की दी इजाजत। सीबीआई ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ दर्ज किया भ्रष्टाचार का मामला, वानखेड़े के मुंबई वाले घर की ली गई तलाशी, अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी से चर्चा में आए थे वानखेड़े। सीबीएसई का 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित, 10वीं में 93% तो 12वीं में 87% छात्र हुए पास। शेयर बाजार में तेजी, 123 अंकों की बढ़त के साथ 62,028 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 18 अंकों की तेजी के साथ 18,315 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में शनिवार को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना को लेकर कांग्रेस जोश में दिखाई दे रही है, तो बीजेपी के अंदर हार का डर साफ दिखाई दे रहा है। पार्टी के अंदर आरोपों का दौर अभी से शुरू हो गया है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर शनिवार की सुबह 8 बजे से मतगणना का काम शुरू होगा। इसके लिए राज्य में 36 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना शुरू होने के कुछ देर बाद ही रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, फिर ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। दोपहर 1 बजे तक तस्वीर पूरी तरह से साफ होने की उम्मीद है। एक और तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत बता रहे हैं, तो कांग्रेस नेताओं का दावा है कि एग्जिट पोल हमें कम सीट दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 135 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, तो सिद्धरमैया का कहना है कि हमें 140 सीट मिलेंगी, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार 146 सीट जीतने की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम डी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि हमसे गलतियां हुई हैं। पार्टी में अंदरूनी कलह थी, कैंडिडेट सिलेक्शन में भी गलतियां हुई। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने भी पार्टी छोड़ दी। आयानूर मंजूनाथ भी गए, इसमें भी हमें नुकसान हुआ, लेकिन उम्मीद है कि हम सत्ता में आ जाएंगे। इस बीच जेडीएस की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के टॉप लीडर्स ने उनसे संपर्क किया है और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने की सूरत में समर्थन करने की मांग की है। राज्य में इस बार 73% से अधिक वोटिंग हुई है, जो 2018 से 1% ज्यादा है। वर्तमान में कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो जाएगा। 224 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 113 सीट चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत 2024 की दिशा भी तय करेगी। इधर राहुल को सजा सुनाने वाले जज की दिशा सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी सरकार को 2 दिन से लगातार झटके लग रहे हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आदेश पर सवाल उठाते हुए उसे गलत बताया, तो दिल्ली में एलजी और सीएम के अधिकारों की लड़ाई में फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में सुनाया, और अब गुजरात सरकार के एक फैसले पर रोक लगा दी है। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने वाले गुजरात की सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा का प्रमोशन रुक गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेएम हरीश वर्मा के प्रमोशन आदेश पर स्टे लगा दिया है, और इस स्टे के साथ ही ये तय हो गया है कि जज हरीश वर्मा के प्रमोशन की उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद अब नए सिरे से प्रमोशन की सूची तैयार की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन के लिए गुजरात हाईकोर्ट की सिफारिश को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। जस्टिस एमआर शाह ने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने याचिका के लंबित होने के दौरान अधिसूचना जारी की, और इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया। हम हाई कोर्ट और सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा रहे हैं। दरअसल गुजरात में निचली कोर्ट के 68 जजों को प्रमोशन दिया गया था, और इन जजों में राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज हरीश वर्मा के साथ ही मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी करने वाले जज जयेश एल चौवटिया का भी नाम शामिल है। प्रमोशन प्रक्रिया में कम अंकों वाले जजों के चयन पर
गुजरात के 2 जुडिशियल ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और हाई कोर्ट की तरफ से अपनाए गए तरीके पर आपत्ति जताई थी। इस मामले में 8 मई को आखिरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को अपने अंतरिम फैसले में सभी जजों के प्रमोशन पर रोक लगाने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसी कौन सी असाधारण हड़बड़ी थी कि राज्य सरकार पदोन्नति की अधिसूचना जारी करने के लिए 10 दिन इंतजार नहीं कर सकी। क्या आपका सचिव कानून से ऊपर है? ये और कुछ नहीं बल्कि इस अदालत और वर्तमान कार्रवाई को खत्म करने का प्रयास है। हम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। हम किसी का भी करियर खत्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को कभी भी ओवररीच करने की कोशिश न करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट और सरकार नोटिफिकेशन गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये अंतरिम आदेश है, लेकिन अब ये तय हो गया है कि सभी जजों की नियुक्ति प्रक्रिया अब नए सिरे से अपनाई जाएगी और नई प्रक्रिया में कम से कम 40 जजों के नाम बाहर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मुद्दे पर भी सुनवाई की है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियां जो हैं 80% ओवर वैल्यूड हैं। ग्रुप हेरफेर करके शेयरों के दाम बढ़ाता है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सेबी ने भी जांच शुरू की, जिसे लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग मामले में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सेबी से जांच रिपोर्ट पर सवाल किए तो सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने कहा कि सेबी को जांच के लिए और टाइम चाहिए। सेबी को इसके लिए कम से कम 6 महीने का समय और दिया जाए। सेबी से इस बात की जांच के लिए कहा गया कि उसके सेक्शन 19 का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं और क्या अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के भाव में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है। कोर्ट ने सेबी से कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी को सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया था, लेकिन सेबी का कहना है कि 2 महीने में इसकी जांच पूरी नहीं की जा सकती है और उसे इसके लिए 6 महीने का समय चाहिए, जिसका याचिकाकर्ता विरोध कर रहे थे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि सेबी IOSCO का पार्टनर है, जिसका सदस्य टैक्स हेवन देश भी है। IOSCO की संधि के मुताबिक कोई भी देश किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है और इसमें कुछ भी गुप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सेबी पहले भी जानकारी मांग सकती थी। प्रशांत भूषण ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए सेबी के 19 दिसंबर 2022 को जारी मास्टर सर्कुलेशन में कहा है कि सभी निवेशकों के लिए लाभार्थी मालिकों के नाम का खुलासा करना जरूरी है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भी कहा कि वो जांच के लिए सेबी को 6 महीने का समय नहीं दे सकते। CGI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सेबी 15 अगस्त 2023 तक अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर जांच के लिए एक 6 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया था। इस पैनल को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। पैनल ने 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सील बंद कवर में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। ये रिपोर्ट आज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से जल्द जांच पूरी करने का आदेश दिया है। आदेश की अवमानना तो दिल्ली के LG भी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार या LG ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कल यानी 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन ऐतिहासिक फैसले के बाद आज फिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा उठाया है। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र उसके सेवा सचिव के तबादले के आदेश को लागू नहीं कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि वो अगले हफ्ते मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेंगे। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करते हुए शिकायत की है कि केंद्र सरकार हमारे आदेश के बावजूद अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं कर रही है। केंद्र सरकार कोर्ट की अवमानना कर रही है। वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। CGI DY चंद्रचूड़ अगले हफ्ते मामले पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र के GNCTD अधिनियम 2021 के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली में विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों के अलावा सेवाओं और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होंगे, जबकि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा।
जिस पर सीएम केजरीवाल ने इसे संविधान की जीत करार दिया था और जमकर दिल्ली में आप समर्थकों ने गुलाल उड़ाया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्रांसफर की बात कही। इसके बाद दिल्ली सरकार में सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग के सचिव आशीष मौर्य को बदल दिया। आशीष मौर्य को पद से हटाकर उनकी जगह पर अनिल कुमार सिंह को नया सचिव बनाया गया। अनिल कुमार सिंह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो जल बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं, लेकिन केंद्र ने इसमें फिर अड़ंगा लगा दिया है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार को फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा है। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर कोर्ट का क्या रुख रहता है। कड़ा रुख तो आज महुआ मोइत्रा ने दिखाया है। पीएम मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड में शामिल नहीं होने पर 36 नर्सिंग छात्राओं पर कार्रवाई की गई है। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके मन की बात को मंकी बात कहा है। तो वहीं कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ पीजीआई में कुछ छात्रों ने मन की बात का 100वां एपिसोड नहीं सुना था, जिस पर पीजीआई प्रशासन ने उन लड़कियों पर कार्रवाई करते हुए 1 हफ्ते तक हॉस्टल और कैंपस के बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। इसी को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मामले पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने मन की बात को मंकी बात करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे नर्सिंग की छात्राओं को सजा दी गई है, क्या मुझे भी सजा दी जाएगी। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके लिखा, मैंने मंकी बात भी नहीं सुनी है, एक बार नहीं हमेशा नहीं। क्या मुझे भी सजा मिलने वाली है? क्या मुझे 1 हफ्ते के लिए अपने घर से बाहर निकलने से मना किया जाएगा? मैं गंभीर रूप से चिंतित हूँ। दरअसल 30 अप्रैल को 36 नर्सिंग छात्राओं ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि 100वें एपिसोड के कई दिन पहले ही एक लिखित आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सभी को ये सुनना अनिवार्य है। अब इसको लेकर कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए तस्वीर साझा की है, जिसके कैप्शन में लिखा है, पीएम मोदी के मन की बात वर्सेस जननायक के जन की बात। कांग्रेस ने इस तस्वीर के एक हिस्से में पीएम मोदी को दिखाया जो मन की बात कर रहे हैं, तो दूसरे हिस्से में राहुल गांधी को दिखाया है जो छात्राओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने 36 नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ हुई कार्रवाई को शर्मनाक करार दिया है। पीएम के मन की बात कार्यक्रम पर मोदी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। किरकिरी तो पाकिस्तान की भी हो रही है। पाकिस्तान में बवाल थमता नहीं दिख रहा है। पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं और इन प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों ही बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। इस बीच इमरान खान के लिए कोर्ट से लगातार दूसरे दिन राहत भरी खबरें आ रही हैं, जिससे इमरान पर आए संकट कुछ समय के लिए टलता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान इस समय जंग का मैदान बना हुआ है। एक और पाकिस्तान की पूरी सरकार और सेना है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनके समर्थक। इमरान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान अड़ी हुई है, तो दूसरी ओर इमरान खान के समर्थक पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन हालातों के बीच इमरान खान को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अल कादिर केस समेत सभी मामलों में 2 हफ्ते के लिए जमानत मिल गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई तक इमरान खान की किसी भी नए मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे पहले इमरान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को खुलेआम चेतावनी दी थी। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुझसे डरते हैं। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए जनरल मुनीर जिम्मेदार हैं। इमरान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा था कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि उनका अपहरण किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया तो देश भर में प्रदर्शन और तेज हो जाएंगे। कोर्ट में इमरान ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं देश नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा देश है, ये मेरी सेना है और ये मेरे लोग हैं। इससे पहले इमरान खान को मंगलवार 9 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पाक रेंजर्स की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। गुरुवार 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहा करने का आदेश दिया था और अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान को सभी मामलों में जमानत दे दी है। इमरान खान को सभी मामलों में जमानत मिली तो पाकिस्तान की सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। शहबाज शरीफ ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में आपातकाल भी लगाया जा सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात बृजभूषण पर दिल्ली पुलिस के एक्शन की। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में उनका बयान दर्ज किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पहलवानों का धरना आज भी जारी रहा। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण का बयान दर्ज किया है। इसके साथ ही उनसे कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं। दोबारा जरूरत पड़ने पर फिर से बयान दर्ज होंगे। खबरों के मुताबिक बृजभूषण ने पुलिस के सामने दिए बयान में अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है। बृजभूषण ने दिल्ली पुलिस की एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए महिला डीएसपी की निगरानी में 10 सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया है।
सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण का 2 बार बयान दर्ज हुआ है। बृजभूषण ने अपनी सफाई में कुछ वीडियो सबूत और मोबाइल डाटा जमा करने की बात कही है। जल्द ही एसआईटी दोबारा बृजभूषण से पूछताछ कर सकती है। दिल्ली पुलिस की टीम पहलवानों की शिकायत पर उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा में सबूत जुटाने के लिए गई थी। देश के बाहर विदेशों में जो आरोप लगे हैं, दिल्ली पुलिस वहां भी संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है। बृजभूषण के अलावा भारतीय कुश्ती महासंघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के भी बयान दर्ज किए गए हैं। महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज दिल्ली पुलिस की एफआईआर में विनोद तोमर भी आरोपी है। बृजभूषण के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इन पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित पहलवानों में एक नाबालिग भी है, जिसके मामले में बृजभूषण पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज हुआ है। बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। आज धरने का 20वां दिन है। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत देश के नामी पहलवान 23 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं। पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।